हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू द्रोणाचार्य आईएएस। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी पहली न्यूज है दैट इज फ्रॉम द ऑनगोइंग सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। ऑलराइट, आपके पार्लियामेंट के अंदर अप्रूव हो गया है कि आप जो लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं सी रिलेटेड टू दी संस्कृत एंड हिंदी नेम्स फॉर द न्यू बिल्स। ठीक है, एक जो इतने भी आप बिल्स लेकर आ रहे हैं आप उनको टेक्निकल जो नेम्स ऑफिशियल जो नेम्स दे रहे हैं दे आर टिपिकल इन हिंदी। इस चीज से रिलेटेड ऑपोजिशन जो है वो ये क्लेम कर रहा है कि आप देश को हिंदुइज्म की तरफ लेके जा रहे हैं, आप एक चीज को सबके ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हो। ऑलराइट, और ये मुद्दा चला कहाँ से है, देखिए यहाँ पर आपका एक नया एक्ट आया है दैट इज वायु विधेयक। ठीक है, वायुयान विधेयक एक एक्ट आया है जिसको सिंपली इंडियन एयरक्राफ्ट बिल के रूप में देखा जा सकता है, ऐसा ऑपोजिशन का कहना है। एंड दे आर ट्राइंग टू से कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो फोर्स कर रही है कि आप इस एक्ट को इस तरीके से करें। ऑलराइट, अभी इसी न्यूज़पेपर के डिस्कशन में हम इसे फॉलो अप करेंगे एक और न्यूज़ के साथ जहां पर ये देखा जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ये आपका पास हो चुका है लोकसभा से भी राज्यसभा से भी। नाउ इट विल बी गोइंग फॉर द एक्सेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। आपको पता होना चाहिए कि फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट के अंदर जैसे आपके पार्लियामेंट के 3 हिस्से माने जाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड देन प्रेसिडेंट। तो जब तक तीनों जगह से बिल पास ना हो जाए तब तक वो एक्ट नहीं बनता है। जिस स्टेट पर भी आपका बिल रुक जाएगा आके, आइदर इट इज स्टॉप्ड बाय राज्यसभा या लोकसभा या प्रेसिडेंट ने रिट लगा दी, ठीक है, वीटो सॉरी लगा दी, तो वहीं से आपका जो पर्टिकुलर बिल है वो वापस हो जाएगा। ऑलराइट, तो जिस एक्ट की यहाँ पर बात हो रही है दैट इज योर वायुयान विधेयक। ऑलराइट, जिसको वो बोल रहे हैं कि आप इसमें लैंग्वेज जो यूज कर रहे हो वो टिपिकल हिंदी में यूज कर रहे हैं। एंड दे आर क्लेमिंग दैट इट इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 348B विच रिक्वायर्स दैट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट जो है वो इंग्लिश में ही होने चाहिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पॉलिटी के अंदर अगेन आज का जो स्टैटिक पोर्शन आपको रिवाइज करना है दैट इज फ्रॉम आर्टिकल 343 टू 351 जहां पर कंप्लीटली लैंग्वेजेस के बारे में कहा गया है। 351 में स्पेसिफिकली ये कहा गया है कि आप हिंदी लैंग्वेज की ग्रोथ से रिलेटेड काम कर सकते हैं। और जो इंडिया का ऑफिशियल एक्ट है दैट इज 1964 जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट है वो भी ये बोलता है कि अगर हिंदी और इंग्लिश में अगर कोई आपका अथॉरिटेटिव टेक्स्ट है या फिर आपका ऑफिशियल टेक्स्ट है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है जी, हिंदी को आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी, आपके एक्ट के अकॉर्डिंग भी, तो प्रॉब्लम एज सच, बट ऑपोजिशन इज समथिंग एल्स व्हिच इज अगेन अ कंट्रोवर्शियल। वहां पे हमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ यहाँ से हमारे स्टैटिक पोर्शन आर्टिकल्स उठाने हैं 343 टू 351 एंड द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। क्लियर है जी, ये चीज आपको यहाँ से याद रखनी है, यहाँ से एक बार फिर से रिवाइज कर लेनी है अपने स्टैटिक पोर्शन से। ऑलराइट, इसके बाद जो आज की इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे लिए निकल कर आ रही है दैट इज अगेन सी, कल भी हमने ये चीज डिस्कस की थी, इससे रिलेटेड 2 पेजेस पर आज फिर से न्यूज आई हुई है। PSLV C59 जो है आपका उसने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है आपका प्रोबा 3 मिशन। ऑलराइट, ये जो देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है PSLV C59, याद रखिएगा इसरो की तरफ से ये जो है ये लॉन्चिंग व्हीकल जो है ये हमारा खुद का है जो लॉन्चिंग व्हीकल है। एंड प्रोबा 3 मिशन भारत का नहीं है, ये आप स्टार मार्क करके अपने पास रख लीजिए। इंडिया ने सिर्फ इसको लॉन्च किया है, कहाँ से, श्रीहरिकोटा आइलैंड, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश की पुलिकट लेक के पास। ऑलराइट, ये चीज हम कल की वीडियो में भी डिस्कस करके आ रहे हैं कि आपकी श्रीहरिकोटा आइलैंड पर विच इज नियर पुलिकट लेक, वहां पर आपका क्या है, देयर इज सतीश धवन स्पेस सेंटर जहां से इसरो जो है अपने ज्यादातर लॉन्च मिशंस करता है। प्रोबा 3 मिशन आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है एंड दैट इज रिलेटेड टू ट्विन सैटेलाइट सिस्टम जो ऊपर जाकर आपकी इस तरीके से फॉर्मेशन करेगी कि इक्लिप्स बन जाए और इक्लिप्स होने की वजह से जो सन का कोरोनल सरफेस है, जो आउटर सबसे आउटर लेयर है आपके सन की, वो आपको विजिबल हो सके और आप उसकी स्टडी इजीली कर सके। ऐसा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ये चीज इसी तरीके से डिसिफर की है, इसी तरीके से इसको भेजा गया है। ऑलराइट,
सो 2-3 थिंग्स फॉर यू। फर्स्ट, आपको सतीश धवन स्पेस सेंटर पता होना चाहिए, आपको श्रीहरिकोटा आइलैंड की लोकेशन पता होनी चाहिए, आपको पुलिकट लेक के बारे में पता होना चाहिए। देन यू शुड बी नोइंग अबाउट द प्रोबा 3 मिशन, क्योंकि आपके देश से जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स PSLV C-59 का नाम आपको यहाँ से याद रखना चाहिए। ठीक है जी। GS पेपर 3, GS3 दैट इज योर साइंस एंड टेक, वहाँ से आप इस टॉपिक को रिलेट इजीली कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद अगर हम आगे चलें आज के न्यूज़पेपर में, तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आ रही है दैट इज अगेन फ्रॉम हेयर। सी, यहाँ पर अगेन फिर से पुलिकट लेक न्यूज़ में है, दूसरी बार आज ही के पेपर में। देखिए, पेपर में ऐसा कुछ अलग से नहीं आएगा कि बहुत चीज़ें कुछ अलग से ही उठा के दे देगा यूपीएससी। दे विल बी आस्किंग द थिंग्स विच इज इन न्यूज़ फॉर वन और अनदर रीजन। ठीक है, तो आपको ये चीज़ अपने दिमाग में, जहन में हमेशा के लिए डाल लेनी है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, जैसे अब फिर से आपकी जो पुलिकट लेक है वो न्यूज़ में है। क्यों है इस बार? क्योंकि फ्लेमिंगोज आ चुके हैं एज माइग्रेटरी बर्ड्स। ऑलराइट, तो अगर हम जाने फ्लेमिंगोज के बारे में, तो दीज आर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बर्ड्स जो इंडिया में माइग्रेशन करके आते हैं। कहाँ से आते हैं? साइबेरिया वगैरह से आते हैं, अपर रशिया से। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, सो दे शिफ्ट टुवर्ड्स इंडिया। ऑलराइट, यहाँ पर पुलिकट लेक ओडिशा में, आंध्रा पे, यहाँ पर ये लोग जो हैं अपना शिफ्ट कर जाते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट टाइप्स, तो आपके वर्ल्ड वाइड जो हैं दे आर 6 इन टाइप। ऑलराइट, अगर हम इसको थोड़ा सा देखें, तो देखिए यहाँ पर आपके अमेरिकन फ्लेमिंगोज होते हैं जो आपके मेजरली अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और कैरिबियन आइलैंड्स में आपको मिलते हैं। देन यू हैव एंडी फ्लेमिंगोज जो आपको एंडीज की जो रेंज है आपकी साउथ अमेरिका की। ठीक है, एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। सी, हेयर इट इज, ये आपका वर्ल्ड मैप जब आप बनाने जाएंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, इस तरीके से। नाउ सी, यहाँ पर इस जगह पर आपको जो मिलता है दैट इज अमेरिकन फ्लेमिंगो। यहाँ पर आपको एंडीज मिल जाएगा, जाम्बे मिल जाएगा, और यही चिली है तो चिली आपके जो टाइप ऑफ फ्लेमिंगोज हैं वो मिल जाएंगे। देन देयर आर ग्रेटर फ्लेमिंगोज जो आपको इन 3 जगह मिल जाएंगे, दैट इज अफ्रीका, एशिया का कुछ पोर्शन और अफ्रीका का कुछ पोर्शन। और इधर से जो आपका ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर आपको लेसर फ्लेमिंगोज मिलते हैं। तो ये 6 टाइप हैं आपके, आपको याद रखने हैं। अमेरिका, देन यू हैव एंडीज, देन जाम्बे है, फिर उसके बाद चिलियन है, फिर उसके बाद ग्रेटर है एंड लेसर है। जो इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली देखे गए हैं दीज आर लेसर फ्लेमिंगोज। ऑलराइट, ये चीज आपको थोड़ा सा अपने पास याद रखनी है। जब इनका पूरा एक फ्लो उड़ के आता है तो द टर्म यूज्ड इज फ्लेम्बेयंस। ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपके जब फ्लेमिंगोज एक साथ उड़ के आते हैं तो उसके लिए एक टर्म यूज होती है फ्लेम्बेयंस और फ्लेम्बेयंस। ऑलराइट, तो उस तरीके से वो पूरा का पूरा फ्लो आता है। और ये आया कहाँ पर है? अगेन पुलिकट लेक इन आंध्र प्रदेश विच इज नियर टू श्रीहरिकोटा आइलैंड। उसके साथ ही रिलेट कर लो कि उसे एक और जगह पड़ा है, कहाँ? सतीश धवन स्पेस सेंटर है जी, इसरो के लॉन्च पैड है जहां से अभी प्रोबा 3 मिशन हमने भेजा है। ठीक है, जितना अपने करंट को बार बार अपने दिमाग में आप सर्कुलेट करते रहेंगे, उतना इजीली आपके लिए जो है चीज़ों को याद रख पाना इजी रह जाएगा, उतना ही इजीली आप उसे पेपर में मेमोराइज कर पाएंगे। क्लियर है। उसके बाद यहाँ से जो हमारे लिए अगली न्यूज़ है दैट इज फ्रॉम दिस। कर्नाटका के मिनिस्टर ने तमिलनाडु से हेल्प मांगनी चाहिए है कि आपने किस तरीके से मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट के केसेस को कम किया है, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ एलिफेंट्स। ऑलराइट, अगर हम एलिफेंट से रिलेटेड बात करें तो देखिए इंडिया के अंदर जो लास्ट सेंसस हुआ था दैट वाज बैक इन 2017, जहां ऑलमोस्ट 29,000 ऑलमोस्ट 30,000 एलिफेंट्स जो है रजिस्टर किए गए थे भारत में, और कर्नाटका के अंदर आपका नंबर सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो कर्नाटका हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द एलिफेंट्स प्रीसीडिंग विद असम एंड देन केरला। ऑलराइट, तो वहां पर आपके मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब इस चीज को आप GS3 के साथ सीधा रिलेट कर सकते हैं। सी, आपको पता है कि एनिमल जो है वो मैन इंटरवेंशन में तभी आएगा जब उसका अपना हैबिटेट जो है वो नेचुरली लॉस हो रखा होगा, या उसके हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन होगी, या फिर जो उसका पैसेज है वहां पर आपकी ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज्यादा हो चुकी होगी। ऑलराइट, तो ट्रेन वगैरह की जो पैसिंग होती है जब आप नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हो, अगर वो उनके पाथवे में आ रहे हैं तो नेचुरली वहां पर फिर इंटरेक्शन होगी और खुद को बचाने के लिए वो भी आगे से वायलेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ से पढ़ लेनी है एक बार इस न्यूज से, और अपने स्टैटिक पोर्शन से अगेन GS3 एनवायरनमेंट से मैप इशू
दैट इज मैन एंड एनवायरमेंटल कंसर्न, सॉरी मैन एंड एनिमल कन्फ्लिक्ट की जो केसेस हैं वो पढ़ लेना है एक बार, उसको फिर से मेमोराइज कर लीजिएगा। क्लियर है जी। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए अगली जो न्यूज हमारी आ रही है दैट इज फ्रॉम दिस पेज। यहाँ पर इंडिया ने आईसीजे के अंदर सीधी सीधी स्टेटमेंट दी है कि डेवलप्ड नेशंस आर टू बी ब्लेम्ड फॉर द करंट गोइंग क्लाइमेट चेंज कंडीशंस। ठीक है, ये एक पिटीशन जो है वो आपकी जो आईसीजे है, ये है क्या, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे आज। अभी थोड़े दिन पहले आपका आईसीसी न्यूज में था, जब हमने देखा था कि इजराइल की जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उनके ऊपर एक वारंट, अरेस्ट वारंट जारी किया गया था आईसीसी के द्वारा, जीएस पेपर 2 जो आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू आईसीजे, राइट। तो यहाँ से देखिए आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो आपकी है, इसको हमें थोड़ा सा डिटेल में देखना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मुद्दा जान लेते हैं कि न्यूज़ में क्यों आई है। देखिए इंडिया ने ऑफिशियली वहाँ पर स्टेटमेंट दी है, एक केस चल रहा है जिसके अंदर कि क्लाइमेट चेंज का क्या प्रमुख कारण है और उसके लिए किसको लीगली हम आधार स्रोत मान सकते हैं, या किसके ऊपर उसका सारा का सारा कह सकते हैं आप ब्लेम गेम की जो टर्म चलती है वो किसको ब्लेम किया जाए और उसकी क्या पेनल्टी फिर सामने वाले को भरनी है, इससे रिलेटेड एक केस चल रहा है, जहां पर इंडिया ने बहुत ही स्टर्न स्टैंड लेते हुए ये कहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है दे हैव डेवलप्ड वे बिफोर टाइम, उन्होंने उस टाइम पे डेवलपमेंट कर ली है जब ऐसा कोई भी ट्रिटी ऑब्लिगेशंस, ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन सामने नहीं थे, एंड नाउ यू गाइज आर प्रोड्यूसिंग योर प्रोडक्शन एज वेल, और आप हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपने जो फाइनेंस मैकेनिज्म का वादा किया था आप वो भी गलत कर रहे हो, उसमें भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप अपने कार्बन एमिशंस भी रिड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली इंडिया इज स्टेटिंग इटसेल्फ एज अ डेवलपिंग कंट्री एंड ब्लेमिंग द डेवलप्ड वर्ल्ड कि आपके जो स्टेक्स हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड वो गलत हैं, वो चीज़ें सही नहीं हैं। इनफैक्ट कोप 29 और कोप 10 का यहाँ पर जिक्र किया गया है कोपेनहेगन समिट के बारे में, कि जो आपने $100 बिलियन की जो असिस्टेंस बोली थी वो भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। कोप 29 भी एज सच कोई इतना क्रिटिकल मैकेनिज्म नहीं लेकर आई है असिस्टेंस का। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैटर आपका अगेन कहाँ चल रहा है, आईसीजे के अंदर, जो हमने बड़ी ही डिटेल में कोप 29 की प्रोसीडिंग्स के दौरान पढ़ा था कि मेजर रिफ्ट क्या है डेवलपिंग वर्ल्ड और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में। क्लियर है जी। तो ये तो हो गया कि इशू क्या है। नाउ आईसीजे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए ये बनी थी आपकी कब, 1945। आपका उससे पहले इंटरनेशनल लेवल पर आर्बिट्रेशन बनाने की कोशिश की जा रही थी कि सभी देश आपस में इंटरनेशनल लेवल पर कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसी बॉडी बनाए जहां पर सभी देश उसको माने, उसकी प्रोसीडिंग्स को माने, और इंटरनेशनल लेवल पर ताकि एक दूसरी स्टेट्स के अगेंस्ट क्या हो सके, आप गवाही दे सके, आप इंटरनेशनल लेवल पर एक तरीके की कोर्ट का काम कर सकेंगे। ठीक है, नाउ 1945 पोस्ट वर्ल्ड वॉर ये बनाई गई, और आप याद रखिएगा इसे यूएन बैक करता है। ठीक है, इट इज यूएन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है आईसीजे, जिसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो आपके हेग के अंदर हैं। हेग नीदरलैंड्स में इसके क्वार्टर्स हैं, पीस पैलेस के अंदर। ठीक है, यहाँ पर जो जजेस होते हैं, टोटल नंबर ऑफ जजेस दे आर 15 इन नंबर, और हर एक जज जो है वो 9 इयर्स के लिए अपॉइंट होता है। ठीक है, 9 साल के लिए एक जज अपॉइंट होता है, यह आपको ध्यान रखना है। 15 है टोटल नंबर ऑफ जजेस, जो अलग अलग स्टेट से, जैसे एशिया से 3 हो गए, लैटिन अमेरिका से 2 हो गए, इस तरीके से कॉन्टिनेंट वाइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि कितने जजेस जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर क्या आ जाता है जी, देखिए ये जो जजेस हैं ये अपनी जजमेंट देते हैं, और इसकी जजमेंट जो है वो बाइंडिंग होती है, और उसे आप आगे कहीं पर चैलेंज भी नहीं कर सकते। ठीक है, एक चीज हो गई ये यहाँ से। उसके बाद ये जो जजेस हैं इनके लिए वोटिंग कैसे होती है, यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसके मेंबर्स और यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, दोनों के मेंबर्स आपके अलग अलग क्या करते हैं, वोट करते हैं। दोनों ही आपकी कोलैबोरेशंस में, दैट इज जनरल असेंबली में और सिक्योरिटी काउंसिल से आपको मेजॉरिटी, क्लियर कट मेजॉरिटी में आना है, तभी आप सिलेक्ट होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज के रूप में। क्लियर हो गया। तो ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए यहाँ से इसके बारे में, दैट इट इज रिलेटेड टू 1945, यूएन बेस्ड है, ऑलराइट। और उसके बाद ये हेग के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स हैं, जजेस क्या हैं, अब
बात कर लेते हैं जुरिस्डिक्शन की। तो आईसीसी के टाइम पे हमने पढ़ा था कि वो जो है आपकी मेजरली वॉर ऑन ह्यूमैनिटी, वॉर ऑन क्राइम जो है उस चीज़ से रिलेटेड पर्सनल इंडिविजुअल्स को भी आपकी क्या करती है, वारंट आउट कर देती है, जैसे उन्होंने नेतन्याहू के साथ किया। ऑन दी अदर हैंड आईसीजे जो है आपकी वो दो तरीके से काम करती है। देखिए, एक हो गया इसका लीगल बैटल, जिसके अंदर ये क्या करती है, जो स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, अलग अलग जो देश इन्वॉल्व हैं, उनके बीच के जितने भी मसले हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करती है। और दूसरी तरफ आपका आता है एडवाइजरी। एडवाइस कौन करता है कि जब इससे किसी भी मुद्दे के ऊपर एडवाइस मांगी जाती है, जैसे हम सुप्रीम कोर्ट से हमारे यहाँ पर है कि सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है कि प्रेसिडेंट पूछता है कि क्या करना चाहिए, ऑलराइट। सिमिलरली आपकी आईसीजे के साथ है कि वहाँ पर एक तो लीगल है इनका, जिसके अंदर ये देशों के बीच की रिफ्ट को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, मतलब दूर करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा है एडवाइजरी, जो पूछता कौन है यहाँ पर, अब जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बनाया है, मतलब यूनाइटेड नेशंस। क्लियर है जी। तो आज के पेपर से आपको ये जो पर्टिकुलर बॉडी है ये डिटेल में एक बार पढ़ लेनी है, अच्छे से इसको देख लो, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज अगेन जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक आज आपकी पूरी तैयार हो जानी चाहिए यहाँ से। क्लियर है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है आर्टिकल आज के पेपर से इंपॉर्टेंट, देखिए इसी पेज के ऊपर हमारे पास दो न्यूज और हैं। अगेन प्रोबा 3 के बारे में बताया गया है, जो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि यूरोप की सैटेलाइट है, इंडिया ने जो है कोलैबोरेशन कर रखा था, इंडिया ने सिर्फ इस मिशन को लॉन्च किया है, इंडिया का एज सच इस मिशन के अंदर कोई हाथ नहीं है, सिर्फ PSLV C-59 हमारा रॉकेट गया है जो इसको सही से प्लेस करके आ चुका है, ठीक है, उन्होंने सही से प्लेस इसको कर दिया है। उसके बाद अब एक और न्यूज़ जो यहाँ से छोटी सी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट आ रही है, वो है कि इंडिया और पाकिस्तान ने पहली बार आपके दिस अरेबियन सी वाले एरिया के अंदर 12 क्रू मेंबर्स की जान बचाई है, ठीक है। एक संकन वेसल था, मतलब एक वेसल था, उसके अंदर लोग जो है वो डूब गए थे। जैसे ही पता लगता है इंडिया की तरफ, तो वो लोग जो है गांधीनगर से टीम को भेजते हैं, साथ ही आपके पाकिस्तान की टीम के साथ कांटेक्ट किया जाता है, एंड दीज टू कंट्रीज इन ऑल आपस में मिलकर इन 12 क्रू के लोगों को बचाती है। और यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया है, सी यहाँ पर जो पाकिस्तान है दैट इज मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, पाकिस्तान की मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है, और इंडिया की कोस्ट गार्ड, इन्होंने ये किया है। और वेसल का नाम क्या था जिसको बचाया है, MSLV AL पीरनपुर, ठीक है। तो आपको सीधा भी पूछ लेगा यूपीएससी कि ML पीरनपुर वाज इन न्यूज, व्हाट वाज इट रिलेटेड टू, ऑलराइट। और दोनों ही देशों के बीच की ये फ्रेंडली रिलेशंस को भी शो करता है कि इस तरीके से भी हमारे यहाँ पर काम होता है, ठीक है। तो आप इसे केस स्टडी के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हैं अपने पेपर में, ये चीज थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है दैट इज फ्रॉम दिस पेज सी। यहाँ पर हमारे पास अगेन जो मैंने आपको पहले ही पेज पर बताया था, इस आर्टिकल के अंदर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी वायुयान विधेयक से रिलेटेड, ठीक है। भारतीय वायुयान विधेयक, जिसको बोला जा रहा है कि इंडियन एयरक्राफ्ट बिल भी बोला जा सकता था, आप इसे टिपिकली हिंदी में लेके आ रहे हो, डोमिनेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा अपोजिशन बोल रहा है। बट इस आर्टिकल के अंदर आपको क्या मिल रहा है देखने को कि इसकी डिटेल्स क्या क्या है। तो सी यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिया गया है कि ये जो बिल है ये राज्यसभा के अंदर पास हो चुका है, सी थर्सडे को ये राज्यसभा में पास हो गया है। लोकसभा के अंदर ऑलरेडी जुलाई 31 को टेबल हुआ था, पिछले सेशन में अगस्त 9 को पास हो चुका था। अब इसके अंदर किस चीज से रिलेटेड है, ये आपकी रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट, आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम फॉर एविएशन, उनसे रिलेटेड ये सारा है कि किस तरीके से वो फ्लाइट डिस्क्रिपेंसीज, किस तरीके से वो अपने पर्सनल को चूज करते हैं, इलेक्शन करते हैं, क्या लाइसेंसेस जो उनके हर जगह चाहिए होते हैं। तो बेसिकली जितना भी आपका एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो सारे के सारे इस पूरे आपके बिल के अंदर है। जैसे ही ये बिल एक्ट के रूप में सामने आएगा तब इसकी जो डिटेल्स हैं वो ज़्यादा क्लियरली हमें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और अभी तक इसके अंदर हमें पता लगा है कि आपके जो बेसिकली लाइसेंस इश्यूज अथॉरिटी है वहाँ पर जो इश्यूज आ रहे थे उससे रिलेटेड ये पूरा का पूरा आर्टिकल आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं, जो नेक्स्ट न्यूज़ हमारी अगली निकल कर आ रही है दैट इज फ्रॉम दिस पेज। कल भी हमने पढ़ा था कि भूटान के जो राजा हैं वो भारत विजिट पे आए हैं अपनी रानी के साथ, ठीक है, एंड दे हैव अगेन डिस्कस द गेलोफी प्रोजेक्ट, जो अभी कुछ दिन पहले भी न्यूज़ में था
व्हेन दी प्राइम मिनिस्टर विजिटेड हेयर, ठीक है, जब आपके तोपगे आके गए थे उन्होंने भी गेलोफी बोला था, और वो आए कहाँ थे, सी यहाँ पर दिया भी गया है आपकी कोलेबोरेशन के लिए, और वो आए थे आपके ग्लोबल, जब आपकी असिस्टेंस से रिलेटेड जो मीटिंग थी उसके अंदर आपके जो है ग्लोबल कोऑपरेटिव अलायंस का इनॉग्रेशन जो है वो उन्हीं के हाथों से हुआ था, ठीक है, जिसके अंदर गेलोफू जो सिटी है, माइंडफुलनेस सिटी, उससे रिलेटेड इंडिया जो अपनी कोलेबोरेशन कर रहा है उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी गई थी, राइट। तो ये चीज़ आपको देखनी है। देखिए यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है आपका, दिस इज रिलेटेड टू योर जीएस पेपर 2 IR इंडिया भूटान रिलेशंस, बिकॉज जो एक्सिस बन रहा है अभी इसी न्यूज़पेपर में हम देखेंगे, नेपाल के अंदर कल भी हमने डिस्कस किया है, नेपाल के जो केपी ओली हैं वो भारत आने की बजाय पहले चाइना गए हैं और वहाँ पर BRI साइन करके आ चुके हैं, ठीक है। उधर श्रीलंका के साथ इश्यूज चल रहे हैं, देन बांग्लादेश में जब से वहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट बनी है यूनिस के अंदर, तो वो भी प्राइम मिनिस्टर यूनिस के उसके अंदर शेख हसीना के डिथ्रोन होने के बाद तो वहाँ पर भी चीज़ें जो है वो क्रम्बल हो रखी हैं, और ऊपर से अब जो वहाँ पर सेंसिटिव इशू चल रहा है माइनॉरिटी से रिलेटेड, दैट इज़ अगेन वहाँ पर एक स्टेट जो है थोड़ा रिफ्ट की ही चल रही है। तो ऐसे केस में भूटान के साथ हमारे रिलेशंस थोड़े से माइंडफुल होने वाले हैं, वहाँ पर हमें थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है, वही चीज़ इस आर्टिकल के अंदर मेंशन की गई है। मोर ओवर ये भी कहा गया है कि जो आपकी वांगचुक हैं और प्राइम मिनिस्टर तोबगे हैं, इन्होंने अडानी ग्रुप से ही मदद लेने की कोशिश की है, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए, और बाकी जो देश है, चाहे वो चाइना है चाहे वो आपका बांग्लादेश है, दे हैव ऑलरेडी ऑर्डर्ड, श्रीलंका ने भी ऑर्डर कर दिया है कि अडानी ग्रुप को जितने भी हमने प्रोजेक्ट्स दिए हैं उनके ऊपर कमेटीज बिठाएंगे, बट ऐसे कोई भी स्टेटमेंट आपकी भूटान ने नहीं दी है, तो दैट इज ऑन अ पॉजिटिव नोट फॉर इंडिया, ऑलराइट। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी यहाँ से निकालनी है कि किस तरीके से हमारे रिलेशंस जो हैं वो अल्टर कर रहे हैं आसपास के देशों के साथ। क्लियर हो गया जी, ठीक है। इसके बाद जो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आ रही है दैट इज फ्रॉम द वर्ल्ड पेज, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से देख लेते हैं, सी एमनेस्टी इंटरनेशनल आपका एक ह्यूमन एनजीओ है जो ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन से ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड बात करता है, और उन्होंने स्पेसिफिकली इस चीज़ को बोल दिया है कि जो इजराइल गाजा के अंदर कर रहा है पैलेस्टीनियंस के साथ, दैट विल बी टर्म्ड एज जिनोसाइड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जिनोसाइड जो वर्ड है दैट इज नॉट अ स्मॉल टर्म, इट इज़ नॉट जस्ट अ सिंपल टर्म। जिनोसाइड का सीधा सा मतलब होता है कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी ग्रुप, चाहे वो रेस के बेसिस पर हो, रिलीजन के बेसिस पर हो, या किसी भी आधार पर अगर कोई एक माइनॉरिटी ग्रुप है, जब आप स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करने के लिए जब आप किलिंग्स करते हैं, आप वहाँ पर मर्डर्स कराते हैं, आप वहाँ पर लोगों को मारते हैं, उस चीज़ को जिनोसाइड कहा गया है। और इंटरनेशनल लेवल पर इसको प्रिवेंट करने के लिए एक ट्रीटी भी है विच वाज साइंड इन 1948, जिसका इंडिया भी मेंबर है, ठीक है। इंडिया ने साइन कर लिया था आपका 49 के आसपास, और 59 के आसपास इंडिया इसको कंप्लीटली रेटिफाई कर चुका है ट्रीटी को, ठीक है। देखिए आपकी दो चीज़ें होते हैं किसी भी ट्रीटी के लिए, एक होता है साइन करना, एक होता है रेटिफाई करना। साइन करना मतलब हम सिर्फ सिग्नेटरी हैं, हम आपकी बात से एग्री कर रहे हैं, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेटिफाई कर देना मतलब आप जो बोल रहे हैं हम उस चीज़ को अपने यहाँ पर भी लागू करने वाले हैं, और उस कन्वेंशन में लिखी हर बात को हम अपने यहाँ वर्ड टू वर्ड जो है वो अब से फॉलो अप करने वाले हैं, वो चीज़ होता है रेटिफाई करना, ठीक है जी, ऑलराइट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि साइन कर देना और रेटिफाई कर देना दो अलग बातें होती हैं इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के मामले में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें पढ़नी है, एक तो हमने कल भी बोला था मैंने आपको कि इजराइल, पैलेस्टीन, गाजा और ये जितना भी आपका मैप वर्क है वो एक बार आप अपने एटलस से ज़रूर देख लें। उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में आपको पता होना चाहिए, लंदन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है स्पेसिफिकली फॉर ह्यूमन राइट्स। ये आपका क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किस चीज़ से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो ये कोई गवर्नमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यूएन बेस्ड एजेंसी नहीं है, इट इज़ एन एनजीओ ग्रुप जो लंदन बेस्ड है, ठीक है। किस चीज़ से रिलेटेड काम करता है, ह्यूमन राइट की प्रोटेक्शन से रिलेटेड ये काम करता है, और इन्होंने पैलेस्टीनियन के ऊपर हो रहे अत्याचार को क्या डिक्लेयर कर दिया है, जिनोसाइड एज पर इजराइल। हालांकि इजराइल इस चीज़ को मानने से मना कर रहा है, विच इज़ फॉर श्योर, वो करेगा ही, कोई नहीं मानेगा कि हाँ हम ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगली न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज फ्रॉम अगेन वर्ल्ड पेज। यहाँ पर देखिए
कि जो ओली हैं वो BRI डील अपने बीजिंग में क्रैक करके आ गए हैं, और उन्होंने इस तरीके से की है कि आपके देश के मतलब KP ओली की जो पीछे नेशनल कांग्रेस है उनके साथ जो कोलिशन है उसके ऊपर भी कोई खतरा ना आए। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जब वो देश से गए थे चाइना विजिट के ऊपर, तो ये चीज़ बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट में बोल दी गई थी कि आप लोन नहीं लेकर आएंगे, लोन डेट में नहीं फंसोगे चाइना की, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड वाइड देखा जा रहा है कि चाइना हर किसी को अपने डेट मैकेनिज्म में फंसा रहा है। दे आर ट्राइंग टू इकोनॉमिकली मोन्स्टर द अदर पर्सन, वो डेट के अंदर फंसा रहे हैं, उस चीज़ को खेल रहे हैं लोन दे देकर, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ अब बोली गई है कि ऑफिशियल्स ने पहले कहा था कि ग्रांट फाइनेंसिंग की बात हुई थी, लेकिन उसके बाद वो असिस्टेंस फाइनेंसिंग करना चाह रहे थे चाइनीज, और अब जो बात फाइनलाइज हुई है दैट इज एड असिस्टेंस फाइनेंसिंग, ऑलराइट। और इसी चीज को कहा जा रहा है दैट डेविल विल लाई इन द डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म, कि इसके अंदर किस तरीके से पैसा ट्रांसफर होगा, किस तरीके से आपकी फंडिंग होगी। BRI के अंदर जो ऑलमोस्ट 15 प्रोजेक्ट साइन हुए हैं उनकी डिटेल्स किस तरीके से मैकेनिज्म रहने वाला है वो देखने लायक रहेगा, ठीक है। बिकॉज आपके US ने भी प्रोजेक्ट्स इशू कर रखे हैं, इंडिया ने भी कर रखे हैं, एंड उसके बावजूद अगर इंडिया में, बिकॉज कन्वेंशनली नेपाल के अंदर जो भी आपका प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होता था वो पहले सबसे पहले इंडिया विजिट पे आता था, पहले ओली भी आए हैं यहाँ भारत में। इस बार ऐसा हुआ है कि वो पहले चाइना गए हैं, ठीक है। अगेन GS पेपर 2 इंडिया नेपाल रिलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कि किस तरफ हमारा मतलब सीधा सीधा दिख रहा है कि उनका बेंट जो है वो उधर जा रहा है, ऑलराइट। तो ये चीज़ यहाँ से एक क्रिटिकल टफ रोड बन गई है कि वो ब्रिंक रोड पे चल रहे हैं नेपाल वाले भी और इंडिया के साथ उनके रिलेशंस भी। ये चीज़ थोड़ी सी कन्फिगर करने वाली होगी, पिक्चर क्लियर होगी तब जब इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म का हमें सही से डिटेल्स पता लग जाएगी कि एड असिस्टेंस फाइनेंसिंग में एक्चुअली वो किस तरीके से एड करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि नाम तो यही बता रहा है कि मदद के लिए फाइनेंस कर रहे हैं, बट उसके अंदर किस परसेंटेज पे वो लोन दे रहे हैं या क्या हो रहा है वो चीज़ अभी डिटेल्स में है, और वो डिटेल्स ही उजागर करेंगे डेविल को कि क्या चीज़ उसके अंदर से निकल कर आने वाली है, ठीक है। तो अभी के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो आपके KP ओली हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं जो नेपाल के, उन्होंने क्या कर दिया है, साइन कर चुके हैं वो आपकी डील दैट इज BRI विद चाइना। और उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें कोई नई बात नहीं है, 2017 में बात हुई थी उसी की कंटिन्यूएशन है, अब भारत को बुरा मानने जैसा कुछ होना नहीं चाहिए, ये भी स्टेटमेंट आ गई है, ठीक है। आज की डिस्कशन की जो हमारी लास्ट न्यूज़ है दैट इज फ्रॉम हेयर, जापान ने $106 मिलियन की जो है एड दी है फिलीपाइंस को। देखिए हमने कल के ही न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि साउथ चाइना सी के अंदर शॉलबर्ग आपकी जो वो है दैट इज योर जो स्कारबर्ग शॉल है उसके पास आपकी चाइनीज जो नेवी है उन्होंने वाटर स्प्रिंकल किया है, आपके वाटर कैनन का यूज़ किया है ऑन दी फिलिपाइन वेसल पर्टिकुलरली, जिसके अंदर फिलिपाइन ने इस चीज़ को बहुत ही कड़ी निंदा की है और इन्होंने इसके अगेंस्ट माना है कि आप हमारी अथॉरिटी के ऊपर क्या कर रहे हो, हमें चैलेंज कर रहे हो। उसी चीज़ को टेक ओवर करने के लिए जापान ने अपनी तरफ से असिस्टेंस प्रोवाइड कर दी है फिलिपाइन को कि आप अपना सिक्योरिटी सिस्टम बढ़ाएं, जिसके अंदर वो बोल रहे हैं दैट यू नीड टू aid will provide more rigid hulled inflatable boats, coastal radar system to the navy, and यहाँ पर ये भी चीज़ कहा गया है कि हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं मेंटेनिंग दी स्ट्रेंथनिंग रीजनल सिक्योरिटी, ठीक है। अगर आपको याद हो तो जापान जो है वो क्वाड का मेंबर है, और क्वाड बेसिकली आपका क्या है, इट इज़ रिलेटेड टू दी एक 4 कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता होना चाहिए दैट इज क्वाड मेंबर कौन कौन से हैं, इंडिया है, ठीक है जी, उधर आपका जापान है, देन ऑस्ट्रेलिया है, और एक है आपका USA। ये 4 देश हैं जो स्पेसिफिकली एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आए हैं बिकॉज दे वांट टू ट्रेवल, और इसके अंदर USA ने अपना बोला भी है कि इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है, पहले एशिया पैसिफिक बोलते थे, नाउ दे हैव शिफ्टेड देयर टर्मिनोलॉजी टू इंडिया पैसिफिक, कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर सिक्योरिटी और कोलैबोरेशन बढ़ाने के लिए आसपास के देशों के साथ बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो काम उस तरीके से करे कि सब चीज़ें ठीक से हो जाए, ऑलराइट।
और आपका आज का जो क्वेश्चन है, बिकॉज लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन सीरीज एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो आपका जैसे मैंने परसों पूछा था, पीओपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था स्टॉकहोम, जो काफी बच्चों ने रिप्लाई किया है, वेरी गुड। अब आप लोग आज से हर वीडियो के एंड पे क्वेश्चन का आंसर देंगे डेली कमेंट सेक्शन में। क्वाड जो मेंबर्स हैं वो आपकी एक मिलिट्री एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं हर बार, और वो एक ही नाम से फेमस है। तो क्वाड मेंबर्स की कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज है ये आपको आज कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है, ठीक है। और जितने भी आपके आज के आर्टिकल्स आए हैं उनको एक बार अपने स्टैटिक और करंट के साथ रिलेट करके पढ़ लेना है, ठीक है। टिल देन प्रिपेयर योरसेल्फ वेरी वाइजली एंड नाइसली। अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें, प्रीलिम्स बहुत पास है, जो भी लोग नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट देने वाले हैं। सो अपने टाइम टेबल को बहुत अच्छे से शेड्यूल कर लें, वीडियो देखो, अपने टाइम को जो है शॉर्टकट करने के लिए ही आपके लिए ये सीरीज स्पेशली चल रही है। और अब आप अपनी आंसर राइटिंग के थ्रू भी इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। आप अपने आंसर्स लिखें, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दो, ताकि आपकी नॉलेज खुद ब खुद बढ़ती चली जाए, ठीक है जी। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग द्रोणाचार्य IAS। थैंक यू।